Good morning, students. I am Jaydev Kumar from KBCRPM Mokamaghat. Let's continue our new topic, an appraisal of economic reforms or an appraisal of new economic policy. Okay, students, previous videos तक हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 मीन्स एलपीजी पॉलिसी को डिस्कस कर चुके हैं। ओके, हमने इस डिस्कशन में ये डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ने जो एंड ऑफ 80s के जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हुआ था, इकोनॉमी में इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हुआ था, उस क्राइसिस से निपटने के लिए, उस क्राइसिस को एंड करने के लिए जो एलपीजी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, प्राइवेटाइज किया इकोनॉमी का और इकोनॉमी को ग्लोबली कनेक्ट किया, यानी इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन किया। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि लिबरलाइजेशन क्या है और गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को लिबरल करने के लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स किए, प्राइवेटाइजेशन क्या है और ग्लोबलाइजेशन क्या है, और इन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए। ठीक है, ये डिस्कशन स्टूडेंट्स हम अब तक कर चुके हैं। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द achievement of and failure of LPG policy और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी अप्रेजल ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म में या अप्रेजल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में जिन जिन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया, उन रिफॉर्म्स के बाद क्या रिजल्ट रहे, क्या गवर्नमेंट ने जिन टारगेट्स को लेकर ये रिफॉर्म्स किए, क्या गवर्नमेंट उन टारगेट्स को अचीव करने में सक्सेसफुल रही, क्या इन एलपीजी पॉलिसी को जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इम्प्लीमेंट किया, क्या वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई, यानी एलपीजी पॉलिसी यानी इकोनॉमिक पॉलिसी के क्या क्या अचीवमेंट यानी क्या क्या मेरिट्स रहे और क्या क्या फेल्योर यानी क्या क्या डिमेरिट्स रहे। इन्हीं सभी पॉइंट्स को हम अप्रेजल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 1991 के रिफॉर्म्स की, यानी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में इंप्लीमेंट किए गए थे 1991 में, अब तक लगभग 3 डिकेड्स हो चुके हैं। 10 दशकीय 3 टाइम्स निकल चुकी हैं, 10 की अवधियां। लगभग आज इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किए हमें 30 साल हो चुके हैं। इन 30 सालों में हम लोगों ने इन रिफॉर्म्स को अडॉप्टेशन के बाद कौन कौन से अचीवमेंट किए, इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला और कौन कौन से सेक्टर में या तो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ और अगर वो इम्प्रूवमेंट हुआ तो वो निग्लिजिबल था, हम इस टॉपिक पर अब डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स ने लिखा है द रिफॉर्म प्रोसेस हैज कंप्लीटेड अप्रॉक्स 3 डिकेड्स। अप्रॉक्स 3 डिकेड्स इस रिफॉर्म्स की प्रोसेस को कंप्लीट होने वाला है। सिंस इट्स इंट्रोड्यूस, जब से इसको इंट्रोड्यूस किया तब से लेकर अब तक लगभग 3 रिफॉर्म्स हो चुके हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिमेन मिक्स्ड।
because some sectors of economy growing well but other sector experience remain setbacks during reform period। यानी अगर हम ओवरऑल बात करें स्टूडेंट्स कि इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जो एक्सपीरियंस रहे वो किस टाइप के थे, तो हम इकोनॉमी के ट्रेंड्स को देखते हुए, इकोनॉमी की आज करंट सिचुएशन को देखते हुए हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इकोनॉमी के सेक्टर्स, कुछ सेक्टर्स बहुत अच्छे से ग्रो कर गए। इनका सेक्टर्स का ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है सिंस अडॉप्टेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। जब से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया, इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद से इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स तो बहुत अच्छी ग्रोथ किए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद भी इंडियन इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स, इकोनॉमी के कुछ एरिया अभी भी सेटबैक्स हैं, पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड ही रहे। उनमें ग्रोथ या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के रिजल्ट उतने पॉजिटिव नहीं रहे जितने की होने चाहिए थे। यानी हम कह सकते हैं ओवरऑल जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अडॉप्टेशन के बाद आज तक इंडियन इकोनॉमी के जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस हैं वो मिक्स्ड रहे हैं, मिश्रित रहे हैं। कुछ सेक्टर्स में हमें बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले, जबकि कुछ सेक्टर में हम लोग बैकवर्ड हो गए, पिछड़ गए, उतने अच्छे रिजल्ट्स हम नहीं मिल पाए। और ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले और कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं रहे, इनको डिस्कस करने के लिए इंडियन इकोनॉमी में इन इकोनॉमिक पॉलिसीज के रिव्यू के लिए हम कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ यही लिखा है द रिफॉर्म्स प्रोसेस हैव कंप्लीटेड अप्रॉक्स 3 decades since its introduced. The experiences of new economic policy remain mixed experience रहे। Some sectors of economy growing well, बहुत अच्छे से डेवलप हो गए, but other sectors experience remain setbacks, यानी बैकवर्ड, यानी कुछ सेक्टर इकोनॉमी के बैकवर्ड ही रह गए ड्यूरिंग रिफॉर्म पीरियड। यानी जो रिफॉर्म पीरियड है 91 से लेके अब तक, इसमें कुछ सेक्टर इकोनॉमी के बहुत अच्छे से ग्रो किए और कुछ पिछड़ गए। लेट्स डिस्कस फॉलोइंग पॉइंट्स टू रिव्यू परफॉर्मेंस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडियन इकोनॉमी। इसलिए इंडियन इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज के रिजल्ट रहे उनको रिव्यू करने के लिए, उन्हें अप्रेजल करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के अचीवमेंट्स की। अचीवमेंट्स को आप मेरिट भी बोल सकते हैं, चाहे आप लिख दें अचीवमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या आप लिखते हैं मेरिट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दोनों बातें सेम हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले अचीवमेंट्स की बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए, जो इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया, उसके क्या क्या अचीवमेंट रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट की। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स किसी भी कंट्री का ग्रोथ देखने के लिए वो इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही, डेवलपमेंट हो रहा है इकोनॉमी में, नहीं हो रहा, सबसे अच्छा मेजरमेंट हम क्या मानते हैं? जीडीपी ग्रोथ मानते हैं। ये माना जाता है कि अगर किसी कंट्री का, किसी इकोनॉमी का जीडीपी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वो इकोनॉमी भी ग्रोथ कर रही है। तो सबसे अच्छा पैरामीटर किसी इकोनॉमी के ग्रोथ को मेजर करने का क्या है? जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस रिफॉर्म पीरियड में अगर हम इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी की बात करें, जीडीपी ग्रोथ की बात करें, तो
आपको बताया था कि 1947 से 1980 तक इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में। लेकिन जब इंडियन इकोनॉमी में 1991 के रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया गया, उसके बाद इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रैपिडली बहुत तेजी से इंक्रीज किया। जो जीडीपी ग्रोथ रेट बिफोर 1991 5.6 ऑन एवरेज थी, यानी बात करते हैं अगर हम 1980 तक से 1990 तक, तो इस डिकेड में, इस दशक में, इस पीरियड में इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट था वो 5.6% था। लेकिन आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडिया का जो ग्रोथ रेट था वो 2007 से 12 तक तेजी से बढ़ते हुए 8.2% तक हो गया। यानी अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो 1991 के रिफॉर्म्स के बाद इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो किया है। स्पेशली अगर हम बात करें इस ड्यूरिंग रिफॉर्म पीरियड में, तो इंडिया का जो सर्विस सेक्टर था स्टूडेंट्स, जो सबसे तीनों सेक्टर्स में सबसे ज्यादा बैकवर्ड था, पिछड़ा हुआ था, वो इस टाइम में बहुत तेजी से ग्रो किया। ठीक है, 2007 से 15 तक जो इंडियन इकोनॉमी का सर्विस सेक्टर था उसकी ग्रोथ रेट 10.3% तक हो गई। यानी अगर हम रिफॉर्म्स पीरियड्स की बात करें, रिफॉर्म यानी 1991 के बाद अब तक की बात करें, तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ बहुत रैपिडली बढ़ने लगा, और जिसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला जो इंडियन इकोनॉमी का सेक्टर था वो कौन सा था? सर्विस सेक्टर था, जिसकी ग्रोथ रेट 10.3% थी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लिखा है, इन इकोनॉमिक्स द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज मेजर्ड बाय द जीडीपी ग्रोथ। पोस्ट 1991 इंडिया विटनेस आ रैपिड ग्रोथ ऑफ जीडीपी फॉर 2 decades। अगर हम बात करते हैं 1991 के बाद की, तो इंडिया का जो आगे के 2 डिकेड्स थे, 1991 के बाद 2 डिकेड्स जो थे, यानी 2010-12 तक की अगर हम बात करें, तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत रैपिडली बढ़ा है। द ग्रोथ रेट ऑफ GDP increased from 5.6% during 1980 to 91। 91 तक जो इंडिया का ग्रोथ रेट 5.6% था, वो बढ़कर 2007-12 तक कितना हो गया? 8.2% हो गया। इसके साथ ही ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी पीरियड में यानी 1991 से लेकर 2007-12 तक, द सर्विस सेक्टर गॉन अप रैपिडली। सबसे तेजी से कौन सा सेक्टर बढ़ा इकोनॉमी का? सर्विस सेक्टर बढ़ा, एंड अचीव 10.3% ग्रोथ रेट। और जिस सर्विस सेक्टर ने सबसे हाईली 10.3 ग्रोथ रेट तक अचीव किया। ओके, तो अगर हम बात करें रिफॉर्म्स की, तो और रिफॉर्म्स के बाद जो जीडीपी ग्रोथ पे अगर हम रिफॉर्म का इम्पैक्ट देखें, तो जीडीपी ग्रोथ पर रिफॉर्म्स का, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिला। ओके, और ये एलपीजी पॉलिसी का बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। ओके, अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट विच इंक्लूड एफडीआई एंड एफडीआई। आपको मैं बता चुका हूं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है स्टूडेंट्स, ये 3 फॉर्म्स में हो सकता है।
सॉरी 2 फॉर्म्स में, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 फॉर्म्स में हो सकता है, यानी FDI प्लस FII इज इक्वल टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इंडिया का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो 1991 के समय कितना था? ओनली 36 बिलियन डॉलर का था, जो 2007-12 तक बढ़ते हुए कितना हो गया? 100 बिलियन डॉलर हो गया। तो अगर हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो रिफॉर्म्स पीरियड में स्टूडेंट्स, रिफॉर्म्स के अडॉप्टेशन के बाद इंडिया का फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत तेजी से बढ़ गया। यानी 1991 के समय जो कभी सिर्फ 36 बिलियन डॉलर हुआ करता था, वो बढ़ते बढ़ते 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। यानी ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारे इंडियन इकोनॉमी में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक पॉजिटिव अचीवमेंट रहा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, तो आपको बताया था कि 90 तक, यानी हम कह सकते हैं 91 में हमारा आपको बताया था इंडियन इकोनॉमी का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो कितना घट गया था? घटकर 6 बिलियन डॉलर हो गया, जो हमारे 15 डेज के इंपोर्ट पेमेंट के लिए इनफ नहीं था, ठीक है। यानी इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 1991 में घटकर कितना हो गया? ओनली 6 बिलियन डॉलर, जो इंक्रीज होते होते स्टूडेंट्स अब तक कितना हो चुका है? 321 बिलियन डॉलर हो गया है। यानी हम अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन रिफॉर्म पीरियड में यानी 1991 से लेकर अब तक काफ़ी हद तक बहुत अच्छा हो गया है, जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एक अचीवमेंट रहा, ठीक है। इसके साथ साथ ही स्टूडेंट्स, इंडिया जो कभी इंपोर्ट्स पर डिपेंड था, आफ्टर रिफॉर्म्स यानी आफ्टर 1991 इंडिया एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर भी बनने लगा था, स्पेशली ऑटो पार्ट्स में, इंजीनियरिंग गुड्स में, आईटी सॉफ्टवेयर्स में एंड टेक्सटाइल ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड। यानी रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करने के बाद, एलपीजी पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करने के बाद इंडियन इकोनॉमी ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सॉफ्टवेयर, टेक्सटाइल, रेडीमेड ज्वेलरी, इन आइटम्स के एक्सपोर्ट में एक सक्सेसफुल अचीवमेंट या सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन गया, ठीक है। तो ये भी इंडियन रिफॉर्म्स का, इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी का एक बड़ा अचीवमेंट था। ओके, नेक्स्ट अब हम स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर देखिए, हमने 4-5 ऐसे पॉइंट डिस्कस कर लिए जो कि हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म का या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बहुत अच्छे अचीवमेंट रहे, जिसमें फर्स्ट था जीडीपी ग्रोथ रेट, सेकंड था फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फोर्थ था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और नेक्स्ट हमारा तो क्या था? इंडिया बिकम अ सक्सेसफुल एक्सपोर्टर फ्रॉम इंपोर्टर से इंडियन इकोनॉमी एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर की तरफ मूव करने लगा। ये हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स थे। अब हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं उन पॉइंट्स की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के फेल्योर्स थे, यानी जिन पॉइंट्स को, जिन सेक्टर्स को इकोनॉमिक पॉलिसीज के अडॉप्टेशन के बाद भी करेक्ट नहीं किया जा सका, अब हम उनकी बात करते हैं।
ठीक है, तो फेल्योर्स को हम डिमेरिट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कह, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं फेल्योर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या आप इसे लिख सकते हैं डिमेरिट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो अगर हम बात करें इकोनॉमी के कुछ अदर सेक्टर्स की, तो जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर लेते हैं, या फिर हम बात करते हैं फिजिकल सेक्टर की, तो इन सेक्टर्स में स्टूडेंट्स हमें बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। ठीक है, वही यहाँ लिखा है, देखिए, ऑन द अदर हैंड द रिफॉर्म्स पॉलिसी हैज बीन वाइडली क्रिटिसाइज्ड फॉर सम प्रॉब्लम्स स्पेशली इन एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल मैनेजमेंट। यानी एग्रीकल्चर के सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट के इशू पर, इंडस्ट्री सेक्टर में या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम कर लें, इन सभी मुद्दों पर, इन सभी इश्यूज पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। इसीलिए एलपीजी पॉलिसी को या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इन्हीं पॉइंट्स के बिहाफ पर क्रिटिसाइज किया जाता है। इन्हीं को एलपीजी पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का फेल्योर बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर लेते हैं उन पॉइंट्स को भी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के फेल्योर्स थे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट की। अगर अचीवमेंट्स में हम देखें एलपीजी पॉलिसी का, तो हमने वहां डिस्कस किया कि इंडियाज जीडीपी ग्रोइंग रैपिडली, पढ़ा था, भी डिस्कस किया था हमने, बहुत तेजी से बढ़ा। लेकिन जब इंडियन जीडीपी तेजी से बढ़ रहा था, तो जीडीपी बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, इसका मतलब नए रिसोर्सेस को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ होगा, क्योंकि आउटपुट बढ़ेगा, इसका मतलब हमें रिसोर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, और रिसोर्स इंक्रीज किए जाएंगे तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो जीडीपी इंक्रीज कर रहा था रिफॉर्म पीरियड में, वो जीडीपी उतने सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं कर सका जितनी की इंडियन इकोनॉमी को या इंडियन गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेशंस थी। यानी इंडिया रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करने के बाद अपने जीडीपी को तो ग्रो करने में सक्सेसफुल रहा, लेकिन वो ग्रोइंग जीडीपी उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर सका। और ये एलपीजी पॉलिसी का या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एक फेल्योर माना जाता है। इसके बिहाफ पर इकोनॉमिक पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जाता है। देखिए यहाँ वही लिखा भी है स्टूडेंट, तो द जीडीपी growth rate has increased in reform period, but this GDP growth has not generated sufficient employment opportunities। लेकिन जीडीपी तो जरूर तेजी से बढ़ा इंडिया का, लेकिन उतनी तेजी से ये ग्रोइंग जीडीपी जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट नहीं कर पाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर टोटली निग्लेक्टेड ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हम बात लिबरलाइजेशन की करते हैं, तो एग्रीकल्चर का नाम आपको लिबरलाइजेशन में कहीं नहीं देखने को मिला होगा। हमने लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर किया, लिबरलाइजेशन ऑफ फिजिकल सेक्टर किया, लिबरलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर किया, लेकिन हमें कहीं भी पूरी एलपीजी पॉलिसी को स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें तो कहीं भी हमें एग्रीकल्चर के लिए इस न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में कुछ दिखाई नहीं दिया कि गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या था। एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी रिफॉर्म्स हुए, जितने भी
प्रोग्राम्स रन किए गए, वो सब या तो लैंड रिफॉर्म्स की फॉर्म में किए गए थे, या फिर इंस्टीट्यूशनल जिसे रिफॉर्म्स हमने बोला, या फिर टेक्निकल रिफॉर्म्स की बात करें। लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कही गई। इसका मतलब जब इकोनॉमिक पॉलिसी को, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंडियन इकोनॉमी में अडॉप्ट किया गया, उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर को टोटली निगलेक्ट कर दिया गया। जबकि हम जानते हैं अ बल्क ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करती है। और यही वजह रही कि 1991 के बाद स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ रेट रही वो नेगेटिव में भी हमें देखने को मिली। जैसे इस समय कोरोना की वजह से इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट -23% तक गिर गया, ये तो कोरोना की वजह से था। लेकिन वो पीरियड रिफॉर्म्स का था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का था। तो उस समय तो एग्रीकल्चर से, जब बाकी सेक्टर ग्रो कर रहे थे तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी ग्रो करना चाहिए था। लेकिन इस पीरियड में, इस रिफॉर्म्स पीरियड में एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट थी स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर आउटपुट की जो ग्रोथ रेट थी वो नेगेटिव भी हमें देखने को मिली। और इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन था पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सच एज इरिगेशन, पावर्स, रोड्स, मार्केट लिंकेज हैज फॉलन ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी जो इन्वेस्टमेंट की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर 1947 में तक पिछड़ गया था, वही सिचुएशन है यहां क्रिएट हो गई। पब्लिक इन्वेस्टमेंट ना तो हमें इरिगेशन के सेक्टर में देखने को मिला, ना पावर, रोड्स, मार्केट लिंकेज, कहीं भी हमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिला। ये बहुत बड़े रीजन थे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिफॉर्म्स पीरियड में भी फॉल किया, डिक्रीज किया, और इतना डिक्रीज की -0 से भी कम यानी माइनस में पहुंच गया। ठीक है, इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कुछ और भी इस तरह के काम किए जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर या फार्मर्स एडवर्सली इफेक्ट हुए, जैसे रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडीज। यानी किसानों को गवर्नमेंट जो फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी देती थी उसे रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। एंड इंपोर्ट ड्यूटीज, यानी ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जिनको इंपोर्ट किया जाता था ग्लोबलाइज करने के लिए, फॉरेन सेक्टर को ओपन करने के लिए, इनसे इंपोर्ट्स ड्यूटीज हटा दी गई। रिजल्ट क्या हुआ? जो हमारे इंपोर्ट थे वो चीपर हो गए, और जब ये इंपोर्ट सस्ते हो गए तो इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो मार्केट था, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो थे वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट चीपर थे, और हमारे इंडियन प्रोडक्ट उनको कम्पीट नहीं कर पाए। ठीक है, इसके साथ ही साथ इंपोर्ट्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की ड्यूटीज को हटा दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी हटा दिया गया, एंड हैव एडवर्सली अफेक्ट इंडियन फार्मर्स, जिसने इंडियन फार्मर्स को भी विपरीत रूप से प्रभावित किया। तो अगर हम इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें स्टूडेंट्स, तो रिफॉर्म्स पीरियड में एग्रीकल्चर सेक्टर को टोटली निगलेक्ट कर दिया गया। उसके ग्रोथ पर, एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि कुछ ऐसे स्टेप्स को फॉलो किया गया जिससे इंडियन एग्रीकल्चर और पिछड़ता रहा, जैसे रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी, रिमूवल ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, एंड लैक ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन, पावर, रोड, मार्केट लिंकिंग्स एटसेट्रा। तो ये बहुत सारे कॉजेज थे जिसकी वजह से रिफॉर्म्स पीरियड में एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड रहा। ओके,
इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट किए, ठीक है, बहुत सारे लिबरलाइजेशन जरूर किए, इंडस्ट्री सेक्टर पर बहुत फोकस किया गया, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज इंडस्ट्री सेक्टर को चाहिए थी वो पर्याप्त मात्रा में गवर्नमेंट इंडस्ट्री सेक्टर को प्रोवाइड नहीं करा सकी। साथ ही साथ जो इंपोर्ट ड्यूटीज थी या इंपोर्ट्स को जो ओपन कर दिया गया, टैरिफ एंड ट्रेड को रिमूव कर दिया गया, फ्री इंपोर्ट्स का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया गया इंडिया में, या लेस इंपोर्ट ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया गया, इसकी वजह से क्या हुआ, फॉरेन से इंडियन इकोनॉमी में फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल गुड्स इंक्रीज कर गया, जो कि एज कंपेयर टू इंडियन प्रोडक्ट बहुत चीप थे, बहुत सस्ते हुआ करते थे। इसलिए हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल सेक्टर था, ये डोमेस्टिक इंडियन प्रोडक्ट्स थे, वो इनको कम्पीट नहीं कर पाए और हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमेशा फ्लक्चुएशंस में देखने को मिला। यानी इंडस्ट्री सेक्टर में ग्रोथ तो हो रहा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के चलते इसमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे थे। कभी ग्रोथ रेट ठीक हो जाता था तो कभी आप इंडस्ट्री ग्रोथ रेट में आपको स्लो डाउन्स देखने को मिलते थे। ठीक है, क्योंकि वही यहाँ लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट आल्सो रिकॉर्डेड अ स्लो डाउन। ठीक है, यानी इंडस्ट्री में इतना रिफॉर्म्स करने के बाद भी लैक ऑफ फैसिलिटीज and removal of import duties and imports barriers, इंडस्ट्री सेक्टर्स में भी हमें स्लो डाउन्स देखने को मिले बिकॉज ऑफ चीपर इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स ड्यूटी हट जाने से इंपोर्ट्स चीप सस्ते हो गए थे। ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल डिक्रीज्ड द डिमांड ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोडक्ट, जिनकी वजह से यानी इंपोर्ट्स के सस्ता हो जाने से और फॉरेन कंट्रीज से इंडियन इकोनॉमी में गुड्स का फ्लो बढ़ जाने की वजह से हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट थे, यानी जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे, उनकी डिमांड क्या हुई, घटने लगी। और रिजल्ट क्या हुआ, इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में स्लो डाउन देखने को मिले। साथ ही साथ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर और फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन हैव रिमेन्ड इनएडिक्वेट। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नीडेड थी इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, चाहे वो पावर सप्लाई हो, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, वो उतने एडिक्वेट नहीं थे। इसी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट भी स्लो डाउन्स में फंसा रहा। वो ग्रोथ रेट इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो हमने टारगेट किया था वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद भी उसे अचीव नहीं किया जा सका। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के फेल्योर्स थे, यानी लेस एम्प्लॉयमेंट, निग्लेक्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। ये सारे के सारे फेल्योर थे स्टूडेंट्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के। ओके, फाइनली वी कंक्लूड दैट, हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं, दस द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स थ्रू ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन हैड प्रोड्यूस्ड पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिजल्ट। बहुत इसके दोनों तरह के हमें रिजल्ट्स देखने को मिले। कुछ रिजल्ट्स हमें पॉजिटिव मिले और कुछ रिजल्ट्स नेगेटिव थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म शुड बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी in the terms of global markets, high technology and increased opportunities for Indians। यानी जहाँ तक हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, तो जहाँ इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को
ग्लोबल मार्केट्स के टर्म में, या हाई टेक्नोलॉजी से कनेक्टिविटी बढ़ जाने के टर्म में, या अपॉर्चुनिटीज़ के इंक्रीज हो जाने में इन रिफॉर्म्स को बहुत ही इम्पोर्टेंस से देखा जाता है। वही दूसरी तरफ यानी वट ऑन द अदर साइड a bulk group of population of India cannot covered under benefits of these reforms, especially those who depends on agriculture and industry sectors। यानी हम इंडियन इकोनॉमी में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, जहाँ तक इनको अपॉर्चुनिटीज़ के फॉर्म में देखें, ग्लोबल मार्केट के फॉर्म में देखें, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अचीवमेंट के फॉर्म में देखें, तो इनकी रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहे। वहीं दूसरी तरफ हम बात अगर उस पॉपुलेशन ग्रुप की करें जो अपने लाइवलीहुड के लिए या तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड था या इंडस्ट्री सेक्टर पे डिपेंड था स्टूडेंट्स, उनको इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बेनिफिट से वंचित रहना पड़ा। उन्हें इस नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कोई बेनिफिट्स में कवर नहीं किया जा सका। यानी हम फाइनली ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारी जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थे, उससे हमारे इंडियन इकोनॉमी को एक नई डायरेक्शन तो मिली, उससे कुछ हमें पॉजिटिव अचीवमेंट्स भी मिले, लेकिन दूसरी तरफ उसमें कुछ खामियां भी रहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी रहीं, जिसकी वजह से हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म से जो ग्रोथ की, जो डेवलपमेंट किए, उनका बेनिफिट हमारे सभी पॉपुलेशन को, सभी सेक्टर्स को नहीं मिल पाया। ठीक है, यानी हम सिंपली बोल सकते हैं कि इस इकोनॉमिक रिफॉर्म से हमारी इकोनॉमी में कुछ चेंजेस आए, लेकिन ये चेंजेस पर्याप्त नहीं थे, इनफ नहीं थे। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, नोट्स को कई बार पढ़िए, क्योंकि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है आपसे सीधे सीधे लिबरलाइजेशन के बारे में ना पूछा जाए, सीधे सीधे प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन के बारे में ना पूछा जाए, या हो सकता है आपसे सीधे सीधे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ना पूछी जाए, लेकिन यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। जनरली क्वेश्चन अप्रेजल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी और रिव्यू ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से ही पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, नोट्स को 2-3 बार पढ़िए। कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है, मेरे साथ शेयर कीजिए। बाकी हम लोग लाइव क्लास में इसे एक बार अच्छे से फिर से डिस्कस करेंगे। आप नोट्स बनाइए और उन्हें क्लास वर्क में अपलोड कीजिए। और इस यूनिट का ये आज हमारा लास्ट लेक्चर था, लास्ट वीडियो था। अगले वीडियो में स्टूडेंट्स हम न्यू यूनिट के साथ करंट चैलेंजेस को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।